नमस्कार। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के एक नए वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो इस साल बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग शत्रु संपत्ति के बारे में जानेंगे, नासा के हैबेक्स मिशन के बारे में जानेंगे, सूत्रा पिक के बारे में जानेंगे और ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कि शत्रु संपत्ति होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं शत्रु संपत्ति है क्या, जिसको एनिमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध के बाद कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जो अब पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले लिया और वह भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो उनका जो प्रॉपर्टी, उनका जो संपत्ति भारत में रह जाएगा, वह संपत्ति क्या कहलाएगा, आपका शत्रु संपत्ति कहलाएगा। मान लीजिए कि हम किसी अन्य देश में जाकर बस गए और वहीं पर रह गए, तो यहाँ पर जो मेरा संपत्ति बच जाएगा युद्ध के बाद, वह क्या कहलाएगा, शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद और भारत चीन के युद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे नागरिक थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में जब जाके बस गए या चीन में जाके बस गए और उन लोग का जो संपत्ति भारत में रह गया, वह संपत्ति क्या कहलाया, शत्रु संपत्ति कहलाया। तो देखते हैं, यहाँ लिख भी दिए हैं, देश छोड़कर जाने वाले लोगों की भारत में मौजूद संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है। ऐसे लोग जो देश के विभाजन के समय या फिर 1962, 65 और 1971 के बाद चीन या पाकिस्तान जाकर बस गए और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली हो, तो ऐसे लोगों की भारत में मौजूद संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है। मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और व्यक्ति लोग जाके कहाँ बस गए, पाकिस्तान में बस गए। या 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और लोग जाके कहाँ बस गए, चीन में जाके बस गए। भारत पाकिस्तान के बाद के बीच युद्ध हुआ और यहाँ के लोग जाके पाकिस्तान में बस गए और वहाँ के नागरिकता ले गए, तो उनका जो प्रॉपर्टी, उनका जो संपत्ति भारत में होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, शत्रु संपत्ति कहलाएगा। अब लिख दिए हैं कि भारत के रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकती है और ऐसी संपत्ति के लिए अभिरक्षक या संरक्षक नियुक्त कर सकती है, जिसको कस्टोडियन कहते हैं। अब क्या होगा, भारत में जो उनका संपत्ति बच गया उसका होगा क्या, तो भारत के रक्षा अधिनियम 1962 के तहत यह रूल बना दिया गया कि भाई उनके संपत्ति को इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है या उसके लिए कस्टोडियन या संरक्षक को क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत से पाकिस्तान में लोगों का प्रवास हुआ था। भारतीय रक्षा अधिनियम 1962 के तहत बनाए गए भारत के रक्षा नियमों के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वालों की संपत्ति और कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन जाने वालों की संपत्ति को भी इसी तरह अधिकार में लिया गया था। तो 1965 और 1971 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जाके बस गए और पाकिस्तान की नागरिकता ले लिए। उसी तरह 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो यहाँ के कुछ लोग जाकर चीन में क्या हो गए, बस गए। तो भारतीय रक्षा अधिनियम 1962 के तहत हमारी सरकार क्या की, उन संपत्तियों को जब्त कर ली। ठीक है, और वही संपत्ति क्या कहलाता है, शत्रु संपत्ति। अब क्या है कि ये शत्रु संपत्ति या एनिमीज प्रॉपर्टी केवल केंद्र सरकार द्वारा भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक विभाग में निहित है। यह किसके अधीन आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा और किसके अंदर में रहेगा, तो आपका भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के अधीन यह क्या होगा, रहेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 9,280 संपत्तियों में सर्वाधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कितना है, 4,991। इसके बाद कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में 2,735 और कुछ जो है दिल्ली में है, वहाँ पर कितना है, 487। यानी कि पाकिस्तानी नागरिकों के द्वारा कितना संपत्ति छोड़ा गया है, 9,280, जिसमें सबसे ज़्यादा 4,991 कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, 2,735 पश्चिम बंगाल में है और 487 कहाँ पर है, दिल्ली में है। और चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई कितनी संपत्ति है, 126 संपत्ति है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ है, मेघालय। कितना है वहाँ पर,
58 है और पश्चिम बंगाल में कितना है 29 है। तो पाकिस्तानी द्वारा 9280 संपत्ति छोड़ा गया और चीन के नागरिकों द्वारा 126 संपत्ति क्या किया गया है, छोड़ा गया, और यही संपत्ति क्या कहलाता है, शत्रु संपत्ति कहलाता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। उसकी ये क्या है, देखिए बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है हर साल 29 जनवरी को 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर होता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, राष्ट्रपति भवन में रायसीना हिल्स में किया जाता है और इसके मुख्य अतिथि कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और इस परंपरा की शुरुआत कब हुई है, तो इस परंपरा की शुरुआत जो है वह 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा किया गया था। और रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बीटिंग द रिट्रीट राष्ट्रीय गौरव की इवेंट के रूप में उभरा है, जिसमें रंगों और मानकों कलर्स एंड स्टैंडर्ड्स की परेड की जाती है। 1950 के दशक की शुरुआत में इस समारोह की शुरुआत हुई जब भारतीय सेना के मेजर हॉबर्ट्स ने बड़े पैमाने पर बैंड द्वारा प्रदर्शन के इस अनूठे समारोह की शुरुआत की थी। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सिंपल समझते हैं, यह 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, राष्ट्रपति भवन के रायसीना हिल्स पे। इसके मुख्य अतिथि कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इस परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया, 17वीं शताब्दी में जेम्स द्वितीय द्वारा किया गया। और भारत में इसको कब किया गया है, 1950 के दशक में एक मेजर रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया था। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में भी हम लोग समझ लिए। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। अब देखिए क्या है, यह कानून स्थानीय प्रशासन को राज्य और केंद्र सरकारों की सहायता से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का अधिकार देता है। मान ली कोई स्थानीय प्रशासन चाह रहा है कि भाई पब्लिक लाइब्रेरी खोले, तो वह क्या कर सकते हैं, इस अधिनियम के अनुसार खोल सकते हैं। और इसमें कौन सहायता प्रदान करेगा खोलने में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करेगा, पब्लिक लाइब्रेरी खोलने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। अब तक 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। यानी कि कितने राज्यों में अभी तक अपनाया गया है, तो 19 राज्यों में अपनाया गया है। और सबसे पहला जो राज्य था जो इस अधिनियम को अपनाया था वह कौन था, तमिलनाडु था। तो आपको क्वेश्चन पूछ दे कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा अपनाया गया, तो तमिलनाडु के द्वारा। केरल, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा और हरियाणा अन्य राज्यों में से है जिन्होंने अपना स्वयं का कानून बनाया है। अब सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए 70% वित्तीय सहायता केंद्र और शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यानी कि स्थानीय प्रशासन जो है वह पब्लिक लाइब्रेरी क्या कर सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से खोल सकता है। इस लाइब्रेरी को खोलने के लिए 70% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और शेष किसके द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस अधिनियम को अभी तक 19 राज्यों द्वारा स्वीकृत किया गया है। और सबसे पहला राज्य कौन है जो इस अधिनियम को स्वीकृत किया है, तो वह क्या है, तमिलनाडु है। तो अगर क्वेश्चन दे दे आपको ऑब्जेक्टिव में कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अधिनियमित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है, तो वह कौन है, तमिलनाडु है। कब इसको लागू किया था, तो 1948 में इसको क्या किया था, लागू किया था। यह भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला टॉपिक जो हम लोग का वह है व्योम मित्र। इस साल बहुत ज़्यादा यह क्या रहा है, चर्चा में रहा है कि व्योम मित्र होता है क्या, इसके बारे में जान ले तो और पूछ भी सकता है परीक्षा में। तो देखिए 22-23 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान पर सम्मेलन के दौरान इसरो द्वारा प्रथम मानव रहित गगनयान अभियान के लिए व्योम मित्र नामक रोबोट की जानकारी साझा की है। अब इसरो क्या है, गगनयान अभियान आरंभ किया है। इसका गगनयान क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसमें एक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, उस रोबोट का नाम क्या है, व्योम मित्र क्या है, नाम है। अब यह व्योम मित्र है क्या, यह इसरो द्वारा अंतरिक्ष अभियानों के लिए निर्मित प्रथम अर्ध ह्यूमनॉइड है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जो है अर्ध ह्यूमनॉइड जो है, सेमी ह्यूमनॉइड कौन है बना है, तो वह कौन है, व्योम मित्र है। इसे इस वर्ष के अंत तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना है। व्योम मित्र का उद्देश्य 2022 में भेजे जाने वाले मानव मिशन की तैयारियों को यथाशीघ्र पूरी करना तथा उनकी जांच करना है। इसके द्वारा अंतरिक्ष यान के अंदर की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा।
व्योममित्र अंतरिक्ष यान कैप्सूल के अंदर की गतिविधियों का परिचालन करने में सक्षम है। यह विश्व का पहला अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला रोबोट नहीं है। इससे पूर्व जापान द्वारा किरोबा, इंटरबॉल एयर बस द्वारा सिमोन, रूस द्वारा फेडोर, स्पेस एक्स द्वारा रिप्ले का निर्माण किया जा चुका है। तो यह सब नाम भी याद रखिएगा। जापान द्वारा किसका किया गया है? किरोबा, इंटरबॉल का, एयरबस के द्वारा सिमोन का, रूस के द्वारा फेडोर का, स्पेस एक्स के द्वारा रिप्ले का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन भारत में का जो पहला है इसका नाम क्या है? व्योम मित्र। और इसका उपयोग किस अभियान में किया जाना है? तो गगनयान अभियान में किया जाना है। और गगनयान अभियान क्या है? तो प्रथम मानव रहित क्या है? अभियान है, जो इसरो के द्वारा 2022 में क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। तो इसको भी हम लोग को याद रखना। और व्योम मित्र है क्या? तो एक रोबोट है। अब नासा का हैवेक्स मिशन बहुत ज़्यादा चर्चा में इस वर्ष रहा है। तो नासा द्वारा प्रस्तावित हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट इमेजिंग मिशन, हैवेक्स मिशन का नाम क्या है? पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट इमेजिंग मिशन। तो नासा द्वारा प्रस्तावित हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट इमेजिंग मिशन अगले दशक में प्रक्षेपित किए जाने वाले 4 मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी जैसे आवास से योग्य बाह्य ग्रहों की सीधे खोज करना है, जो सूर्य जैसे तारों की परिक्रमा करता है। तो इसका काम क्या है? एक्सोप्लैनेट, बाह्य ग्रह का क्या करना है? खोज करना। यह अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इसका लक्ष्य बाह्य ग्रहों की क्या करना है? तस्वीर लेना। जो भी एक्सोप्लैनेट्स है उसको तस्वीर लेना, उसके बारे में जानकारी लेना किसका काम होगा? हैवेक्स का काम होगा। हबल के 2.4 मीटर मिरर की तुलना में हैवेक्स का मिरर कितना होगा? 4 मीटर होगा। यह प्रकाश तरंगों के आधार पर जीवन योग्य ग्रहों की पहचान करेगा। जो भी मतलब जो अंतरिक्ष की खोज करता है वो उनका एक ही काम है कि पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह को खोजना, जहाँ पर जीवन क्या हो? संभव हो। इसके लिए हर देश अपना अपना क्या करता है? मिशन आरंभ करता है। तो बाह्य ग्रह पर जो जीवन है या नहीं, या कोई ऐसा बाह्य ग्रह है जिस पर पृथ्वी की तरह जीवन है या नहीं, इसकी खोज करने के लिए नासा क्या भेज रहा है? हैवेक्स मिशन की क्या कर रहा है? आरंभ कर रहा है। तो इसका काम है कि जो एक्सोप्लैनेट है उसका इमेज भेजना, ताकि वैज्ञानिक यह आंकड़ा लगा सके कि कोई ऐसा ग्रह पृथ्वी जैसा है या नहीं जहाँ पर जीवन मौजूद है। और क्या है कि यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प तथा वायुमंडल की पहचान करेगा कि पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर है या नहीं, वहाँ पर पृथ्वी जैसा जीवन है या नहीं। इन सभी के बारे में कौन पता लगाएगा? हैवेक्स मिशन पता लगाएगा। तभी से हम लोग बार बार बोल रहे हैं बाह्य ग्रह होता क्या है, एक्सोप्लैनेट होता क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, जो हम यहाँ लिख दिए हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहा जाता है। वही हमारे सौरमंडल से बाहर पाए जाने वाले पिंड जो किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है उसे एक्सोप्लैनेट कहते हैं। हमारे सौरमंडल में क्या है कि सूर्य एक तारा है और इसके चारों तरफ अन्य ग्रह क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य हमारा जो सौरमंडल है वो हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार के अंदर सूर्य है जो तारा है और उसके चारों ओर ग्रह क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। इसी तरह बहुत सारा आपका क्या हो सकता है? सौरमंडल हो सकता है, बहुत सारा ऐसा भी मतलब सिस्टम हो सकता है जो हमारे सौरमंडल के बाहर हो। तो हमारे सौरमंडल के बाहर जो भी ग्रह हैं जो किसी अन्य ग्रह मतलब तारा का चक्कर लगाता है तो उस ग्रह को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। अगर एक लाइन में कह दिया जाए तो हमारे सौरमंडल के बाहर कोई अन्य ग्रह जो किसी अन्य तारा का परिक्रमा कर रहा हो तो वह ग्रह क्या कहलाता है? बाह्य ग्रह या एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सो मतलब ही होता है बाहर, प्लैनेट मतलब ग्रह। जो हमारे सौरमंडल से बाहर का ग्रह वह हमारा क्या कहलाएगा? एक्सोप्लैनेट या बाह्य ग्रह कहलाता है। तो उन्हीं बाह्य ग्रहों के अध्ययन के लिए इसको भेजा जा रहा है, हैवेक्स मिशन का शुरुआत किया जा रहा है। अब जैसा कि बताए थे कि हम गगनयान मिशन के बारे में आगे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब गगनयान मिशन है क्या? तो भारत द्वारा 2020 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा में कुछ समय क्या करेंगे? व्यतीत करेंगे। इसके लिए इसरो द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया, जिनको प्रशिक्षण रूस के सहयोग से प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें 2-3 बात याद रखना है कि भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष यान जो है, अंतरिक्ष यान मिशन जो उसका नाम क्या है? गगनयान मिशन है। इसको कब भेजे जाने का लक्ष्य है? तो 2022 में। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी का जो लोअर ऑर्बिट है, निचला कक्षा में 3 अंतरिक्ष यात्री क्या होंगे?
उतरेंगे और कुछ समय क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। और इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों का जो प्रशिक्षण है वह किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो रसिया के सहयोग से किया जा रहा है। अब अगला जो है टर्म वह है लॉन्ग मार्च 5 क्या है, तो यह चीन का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है जो वायुमंडल की निचली कक्षा में 25 टन तो वहीं पृथ्वी के बाह्य कक्षा में 14 टन भार ले जाने में क्या है, सक्षम है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग मार्च 5 है क्या, तो यह चीन का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है जो कितना वजन उठा सकता है, तो निचली कक्षा में 25 टन, तो बाह्य कक्षा में आउटर ऑर्बिट में कितना उठा सकता है, तो 14 टन क्या कर सकता है, ले जाने का क्षमता रखता है। अब अगला जो शब्द है वह है जो टर्म वो टॉपिक है वह है ब्रिटेन का ब्रेग्जिट कानून। बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रहा है, तो अब देखते हैं ब्रिटेन का ब्रेग्जिट कानून है क्या। तो 23 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रेग्जिट कानून को मंजूरी प्रदान की गई। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकालने की प्रक्रिया को पूरा करना है। अब इसके द्वारा क्या हो गया, इस कानून के द्वारा ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से बाहर हट गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यह बिल ब्रिटिश संसद द्वारा 22 जनवरी 2020 को पारित किया गया था। यह बिल कब पारित किया गया है, तो 22 जनवरी 2020 को। किसके द्वारा पारित किया गया है, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा। अब इसके और जान लेते हैं कि यह ब्रेग्जिट प्रावधान 31 जनवरी 2020 की मध्य रात्रि से लागू हुआ। इसको लागू कब कर दिया गया है, तो 31 जनवरी 2020 के मध्य रात्रि से। अब यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने वाला प्रथम राष्ट्र कौन बन गया है, ब्रिटेन बन गया। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने वाला प्रथम राष्ट्र कौन है, तो ब्रिटेन है। अब इसको सबसे पहले जनमत कब करवाया गया था, तो 23 जून 2016 को जनमत संग्रह में ब्रिटेन के 51.89% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान किया। 31 जनवरी 2020 के बाद अब यूरोपीय यूनियन के सदस्यों का संख्या कितना हो गया, 28 से घटकर 27 हो गया। ब्रिटेन जब था तब यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य थे, 28 थे। ब्रिटेन के निकलने के बाद कितना हो गया, 27 हो गया। तो यह भी एक जीएस का क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो क्या कह सकते हैं, 27 है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं जिसका नाम है सूर्य ग्रहण एवं कोरोना संरचना। 26 जनवरी 2019 को दशक के अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाले सूर्य के कोरोना के सही आकार का सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज एवं IISER कोलकाता द्वारा लगभग सही अनुमान लगाया गया। सूर्य ग्रहण के दौरान जो कोरोना का निर्माण होता है, उस कोरोना के निर्माण का जो होता है उसके आकार का पता, उसका अनुमान पहले ही लगा लिया गया था। किसके द्वारा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस के द्वारा और IISER कोलकाता के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इसका आकार ऐसा होगा, इसका संरचना ऐसा होगा। पहले ही पूर्वानुमान कर लिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके माध्यम से सूर्य ग्रहण के समय अंतरिक्ष के मौसम, पृथ्वी के वायुमंडल एवं संचार उपग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना था। तो अब साइंटिस्ट लोग ये उत्सुकता में थे कि जो हम अनुमान लगाए थे कोरोना के संरचना के बारे में वो सही हुआ या नहीं। तो जब 26 जनवरी 2019 को सूर्य ग्रहण लगा तो जो वो लोग अनुमान लगाए थे कोरोना के संरचना का हूबहू क्या निकल गया, सेम निकल गया, समान निकल गया। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए और हम सभी के लिए क्या है, खुशी की बात है। अब अगला इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि कोरोना का आकार सूर्य की सतह पर होने वाले परिघटनाओं के कारण समय समय पर क्या रहता है, बदलते रहता है। इसके बारे में हम लोग जब सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे या इक्लिप्स पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से क्या करेंगे, जानेंगे। अब एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं। तो पहला तो बताएं कि कोरोना का आकार सूर्य की सतह पर होने वाले परिघटनाओं के कारण समय समय पर बदलता रहता है। दूसरा कि यह अध्ययन प्रिडिक्टिव सोलर सरफेस फ्लक्स ट्रांसपोर्ट मॉडल के आधार पर किया गया है। तो इस अध्ययन के लिए कौन से मॉडल पर आधारित है यह, तो प्रिडिक्टिव सोलर सरफेस फ्लक्स ट्रांसपोर्ट मॉडल पे। इस मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रांतिका भौमिक एवं डॉक्टर नंदी के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। इस विधि से कोरोना संरचना का 2 माह पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। यह अभी तक कोरोना के आकार संरचना का मात्र
दूसरा अनुमान जो लगभग सही था। हम लोग अभी तक 2 बार क्या कर चुके हैं, कोरोना के संरचना के बारे में अनुमान लगा चुके हैं, दोनों बार हम लोग का क्या हुआ है, सही निकला है। एक बात और इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं कि सूर्य के दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वह क्या होता है, अधिक होता है। अगर यह क्वेश्चन जियोग्राफी में पूछ देता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी या घनत्व जो है सूर्य के किस भाग में ज़्यादा होता है, तो साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इससे संबंधित एक और टर्म जान लेते हैं जिसको हेलमेट स्टीमर्स कहा जाता है। देखिए, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से में कमल की पत्तियों के आकार की 2 संरचनाएं बनती है जिन्हें हेलमेट स्टीमर्स कहा जाता है। यानी कि सन के साउदर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में कमल के फूल के पत्तियों जैसा आकार बनता है, वही पत्ती जैसे आकार को क्या कहा जाता है, हेलमेट स्टीमर्स कहा जाता है। अब अगला जो है हम लोग का टॉपिक वह है GSAT-30 उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। 17 जनवरी 2020 को भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 को कहाँ से किया गया प्रक्षेपण, तब फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 5 VA251 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है। GSAT-30 उपग्रह को कब लॉन्च किया गया, 17 जनवरी 2020 को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो फ्रेंच गुयाना से किया गया है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना के कहाँ के प्रक्षेपण केंद्र से, तो कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। किस व्हीकल के द्वारा, तो एरियन 5 VA251 द्वारा क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। यह बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है संचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, कम्युनिकेशन सर्विसेज के जो क्वालिटी है उसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। और यह किसका स्थान लिया है, तो इनसैट 4A का क्या किया है, स्थान लिया है। तो इसके बारे में जान लेना। कब लॉन्च किया गया, 17 जनवरी 2020 को। कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से किया गया है। किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा, एरियन 5 VA251 के द्वारा। यह किसको रिप्लेस किया है, तो इनसेट 4A को क्या किया है, रिप्लेस किया है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज के क्वालिटी को, संचार सेवाओं की गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट या सुधार करना है। और इसके बारे में जान ले कि यह इनसैट GSAT उपग्रह श्रृंखला की अगली कड़ी है। यह किसका अगला कड़ी है, तो इनसैट GSAT उपग्रह श्रृंखला का क्या है, अगली कड़ी है। इसका जो भार है वह कितना है, 3357 किलोग्राम है। यह खाड़ी देशों के साथ साथ बड़ी संख्या में एशियाई देशों एवं ऑस्ट्रेलिया में संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। GSAT-30 को भू स्थिर कक्षा या भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, तो भू स्थिर कक्षा या भू तुल्यकालिक कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। तो इसको भी क्या रखना है, याद रखना। अगर क्वेश्चन दे दे GSAT-30 का वजन कितना है, तो 3357 kg क्या है, वजन है। यह किसका अगला श्रृंखला है, तो इनसैट GSAT का उपग्रह का अगला क्या है, श्रृंखला है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सूत्रा पिक। अब सूत्रा पिक क्या है, 17 फरवरी 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिजीनियस गायों यानी कि स्थानीय गायों पर अनुसंधान के लिए सूत्रा पिक इंडिया योजना की आरंभ की गई। तो यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सूत्रा पिक इंडिया योजना का आरंभ किसके लिए किया गया है, तो स्थानीय गायों पर अनुसंधान के लिए। अब सूत्रा पिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउज। इसका फुल फॉर्म साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउज। कभी कभी एग्जामिनेशंस में इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी दे देगा कि सूत्रा पिक स्टैंड्स फॉर, सूत्रा पिक का फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और इसका उद्देश्य है क्या, पर्पस है क्या, तो इसका उद्देश्य स्थानिक गायों की प्रजातियों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं विशेष रूप से इनके दूध एवं दुग्ध उत्पादों की सभी विशिष्टताओं का पता लगाना है। इसमें NGO एवं अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया गया है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है।
ये करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिएगा और इसमें जो भी पॉइंट्स दिया गया है सभी पॉइंट्स एग्जामिनेशंस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करके सबको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ यह वीडियो क्या करें, साझा करें और इसे सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।